से बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम का सस्पेंस खत्म हो चुका है। केदारनाथ में बीजेपी ने नहीं चला सहानुभूति फैक्टर। बीजेपी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा हैं आशा नौटियाल। 2002 और 2007 में भी केदारनाथ से विधायक रह चुकी हैं। आज नामांकन भी दाखिल करेंगी आशा नौटियाल। शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव ये है। इसी को लेकर अब सस्पेंस प्रत्याशी का खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, जहां पर सहानुभूति फैक्टर न चलकर यहां पर आशा नौटियाल पर भरोसा जाहिर किया गया है। एक बार फिर से, पहले भी वो विधायक भारतीय जनता पार्टी से रह चुके, 2002 और 2007 में केदारनाथ से विधायक वो रह चुकी हैं और आज आशा नौटियाल अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 20 नवंबर को मतगणना यहां पर होगी और इसी के चलते अब आपको बता दें, कल नामांकन की आखिरी तिथि है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी सहानुभूति फैक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐश्वर्या रावत की जगह शैला रानी रावत पर भरोसा जाहिर किया है, भरोसा जताया है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से लगातार सस्पेंस बरकरार था भारतीय जनता पार्टी का, कौन वो प्रत्याशी होगा, क्या सहानुभूति फैक्टर होगा या फिर कोई और बेसिस होगा प्रत्याशी चयन का, अब जब यहाँ पर जो है अपना प्रत्याशी आशा नौटियाल को घोषित कर दिया है बीजेपी ने, क्या कुछ माहौल बना हुआ है पार्टी के अंदर? जी दिव्या, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो संशय के बादल थे वो छट चुके हैं और जो लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, तो ऐसे में वो सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आशा नौटियाल पूर्व में भी विधायक रह चुकी है। 2002 में वो चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तब वो जीती, विधायक बनी और इसी तरीके से 2007 में भी आशा नौटियाल विधायक बनी। 2017 में आशा नौटियाल को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मनोज रावत से जो है वो हार गई। तो ऐसे में अब एक बार फिर जो है पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उपचुनाव में उन्हें टिकट दिया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोज रावत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा नौटियाल में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है और दोनों ही की जंग एक बार फिर जो है दोबारा चुनावी मैदान में वो हो सकती है। ऐसे में 2017 में मनोज रावत ने आशा नौटियाल को हराया था, तो ऐसे में अब ये माना जा दोबारा फिर एक बार टक्कर दोनों ही प्रत्याशियों में देखने को मिल सकती है। और वहीं मनोज रावत जो कि 2022 का विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, वो जीतने की उनके पास दोबारा उपचुनाव में जीतने की चुनौती उनके सामने रहेगी। उनकी राह आसान नहीं है, लेकिन वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जीत वो हासिल करेंगे। तो वहीं आशा नौटियाल जो 2017 में वो हारी थी मनोज रावत से, उस कसक को दूर करना की चुनौती उनके पास रहेगी और ऐसे में पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा उन पर जताया है, उस भरोसे पर कायम रहने की भी चुनौती उनके सामने होगी। तो ऐसे में लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रमुख दावेदारों में से कुलदीप रावत, आशा नौटियाल और ऐश्वर्या रावत, ये तीन दावेदार सबसे प्रमुख माने जा रहे थे, प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आशा नौटियाल को टिकट दिया है और जैसे क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को अगर देखा जाए तो ये परंपरा रही है, किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर निधन होता है या कोई भी सीट उसके बाद खाली होती है तो परिवार के सदस्यों को महत्व मिलता है और उसे टिकट दिया जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति फैक्टर को जो है साइडलाइन किया है और दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं दिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐश्वर्या रावत का
स्टैंड क्या रहेगा, आगे उनका क्या कदम रहेगा, क्योंकि भाजपा में भी बगावत के सुर अब दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि बीते 2 दिन पहले ही ऐश्वर्या रावत ने नामांकन पत्र भी जो है वो खरीद लिया था, जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में जो नामांकन उन्होंने खरीदा था उसे वो भरेंगी, क्या रहेगा, नामांकन वापस करेंगी, क्या रहेगा आगे, और किस तरीके से आगे पार्टी में क्या कुछ आगे जो दावेदार थे। क्योंकि कुलदीप रावत का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि जब उनसे पूछा गया अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्होंने कहा मेरे समर्थकों पे निर्भर करता है, समर्थक जिस तरीके से कहेंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ऐश्वर्या रावत ने भी इसी तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उनके पास भी समर्थकों की एक फौज है, जो समर्थक जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में अब कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत का क्या स्टैंड रहेगा, आगे वो निर्दलीय चुनाव की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने आशा नोटियाल पर भरोसा जताया है, और आशा नोटियाल लगातार जिस तरीके से जब से चुनाव की घोषणा हुई तभी से लगातार वो क्षेत्र में है, और केदारनाथ में लगातार वो जनसभाएं भी कर रही थी, जन समर्थन रैलियां भी कर रही थी। और तो ऐसे में अब और भी आगे आज उनका नामांकन भी होना है, और नामांकन के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी आज शक्ति प्रदर्शन भी जो है वहां से करेगी। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कल जिस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि जो नामांकन रैली होगी वो भी एक भव्य रैली होने जा रही है, और उसी से ही जीत का अंदाजा लग जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो आज नामांकन रैली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भाजपा के कई मंत्री, कई सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कितनी भव्य तरीके से नामांकन रैली होती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी आज नामांकन रैली वो निकाल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी पार्टी के मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में अब दोनों ही दलों के बीच किस तरीके से कांटे की टक्कर होती है, किस तरीके से दोनों ही दल मैदान में उतरते हैं चुनाव को लेकर, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये भी जरूरी है कि इस बार ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुद्दे लेकर जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम घोषणाएं लेकर जा रही है। तो ऐसे में केदारनाथ की जनता किसे चुनती है, कांग्रेस के मुद्दे या फिर भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं, तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है, और ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बिल्कुल अरुण, जैसे आपने कहा एक परंपरा रही है, जिस सीट पर किसी भी विधायक का अगर निधन होता है या वो सीट खाली होती है तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो है टिकट दिया जाता है। इस बार क्या वजह रही कि ऐश्वर्या रावत को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया और आशा नौटियाल पर एक बार फिर भरोसा जताया गया? क्या यहाँ पर से ग्राउंड रिपोर्ट ये दी गई थी कि इस बार सहानुभूति फैक्टर हो सकता है कि ना चले केदारनाथ में और अन्य मुद्दे हावी हो जाएं, तो कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती थी? क्योंकि कांग्रेस ने अपने दिग्गज को उतारा था जो पहले भी वहां से विधायक थे, अपनी मजबूत पकड़ रखते, तो वही चीज बीजेपी ने भी दोहराई है। जी दिव्या, देखिए सहानुभूति फैक्टर को भाजपा का साइडलाइन रखना, इसके कई कारण हैं। एक तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दल से जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे राजेंद्र भंडारी, उन्हें टिकट दिया, और जिससे पार्टी के अंदर जो पार्टी का काठी कार्यकर्ता है उसमें काफी रोष देखने को मिला, और ये वजह भी रही कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। तो एक वो भी उससे भी सबक लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि ऐश्वर्या रावत भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हैं, लेकिन नए को ना देकर पुराने चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दांव खेला है। दूसरा कारण, अगर ऐश्वर्या रावत की बात की जाए तो ऐश्वर्या रावत की राजनीतिक पृष्ठभूमि उतनी नहीं है केदारनाथ में जितनी उनकी माताजी की थी। तो ऐसे में लेकिन अब उस फैक्टर को भी साइडलाइन किया गया, शायद उसको भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सहानुभूति फैक्टर नहीं चला। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने केदारनाथ विधानसभा सीट को जीतने की काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जो है वो हार चुकी है। तो इसी को देखते हुए भी इस बार आशा नोटियाल को भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है टिकट दिया हो। और आशा नोटियाल पुरानी कार्यकर्ता हैं, कई 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं, अनुभवी भी हैं, चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। 2017 में भी वो चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि निर्दलीय लड़ी थी तब हार गई थी। तो इसलिए हो सकता है कि इसी वजह से आशा नोटियाल को पार्टी ने टिकट दिया हो। और कुलदीप रावत को जहां तक टिकट देने की बात है तो कुलदीप रावत पूर्व में 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें इस तरीके से वो भी देखते हुए टिकट नहीं दिया गया हो। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब आगे ऐश्वर्या रावत, क्योंकि वो पहले से ही कह रही थी कि जब हमने भी उनसे बातचीत की थी, खास बातचीत उनसे हुई थी, तो तब ऐश्वर्या रावत ने कहा था कि
पहला अधिकार टिकट पर उन्हीं का ही है और पार्टी उन्हें निराश नहीं करेगी, वो पार्टी की बेटी है। लेकिन अब ऐश्वर्या रावत का क्या रुख रहता है, आगे क्या स्टैंड आता है, यह भी जब उनका बयान सामने आता है तभी ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन आगे अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ती है और जो 2 उपचुनाव की हार की कसक है उसे यहाँ पर कितना दूर कर पाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने मोहित की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार दलितों की तरह ब्राह्मणों के साथ भी दुर्व्यवहार पर उतारू है। प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति दलितों जैसी खराब हो रही है। सरकार हर बार अपराधियों को बचाती नजर आई, चाहे वो पुलिस की वर्दी में घूम रहे अपराधी हो या खुलेआम घूम रहे अपराधी हो। आखिर क्यों? प्रदेश का जनमानस, खासतौर से ब्राह्मण समाज, इस बात का सवाल सरकार से करता है। उन्होंने तो वोट मांगा था सुरक्षा के नाम पर, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अपराध का जंगल राज बढ़ गया। और ये सीधे तौर पे बिना लिखा पढ़ी का निर्देश संदेश है कि यदि ब्राह्मणों पर आप अत्याचार करेंगे, दलितों पर आप अत्याचार करेंगे, तो सरकार आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बढ़ते हैं आगे, खबर गोंडा से है, जहां जिला प्रशासन की अनूठी पहल से शुरू महेशपुर और रामगढ़ 2 वनटांगिया गांव में वनटांगिया दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 5100 दियों को जलाकर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वनटांगिया समुदाय के लोगों के घरों को रंग रंग से सजाया गया और रंग बिरंगी लाइट्स भी लगाई गई। जिला प्रशासन की इस अनूठी पहल से वनटांगिया समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। लोग जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बेसिकली जो विचारधारा है वो ये है कि इसमें हमारे स्वयंसेवी संगठन और सभी लोगों के, कम्युनिटी के आउटरीच के साथ में लोगों के बीच में पहुंचना, दीपावली के उत्सव में जन कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ना और हर परिवार के बीच में दीपावली की खुशी उपहार स्वरूपी पहुंचाने का प्रयास है और इसी क्रम में आज इसको आयोजित किया गया है। और वक्त यहाँ चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर गोंडा से है, जिले में एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए लोगों की दुकानों पर चला है। लोक निर्माण विभाग ने अवैध रूप से कब्जा कर सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रही लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित भी किया गया। दरअसल करनैलगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत परसपुर से भौरीगंज बाजार होते हुए चथरी माझा तक लगभग 10 किलोमीटर लंबी रोड का चौड़ीकरण होना है। कार्यक्रम जब कर रहे थे तो काफ़ी सघन रास्ता हो गया था, तो हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी से चेक कराया। तो पीडब्ल्यूडी ने वहाँ, उनकी टीम ने चेक किया, चिन्हांकन किया और कई लोगों ने पीडब्ल्यूडी की ज़मीनों पे आगे बढ़ के अपने घर और अस्थायी अतिक्रमण हटा लिया था। तो हम लोगों ने 1 महीना पूर्व ही उन लोगों को नोटिस भी दे दिया था। तो कई 70% लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया था। कुछ जो 30% लोगों ने अतिक्रमण रखा हुआ था, उनको 2 दिन के अंदर परसपुर में पीडब्ल्यूडी की टीम, रेवेन्यू टीम और पुलिस टीम के माध्यम से उनको हटाया गया। और हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर हुई है अतिक्रमण पर? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से जो कि रास्ते में कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं है, ऐसे दुकान हो या मकान हो, इनको पहले ही चिन्हित किया जा चुका और उनको इस बात की नोटिस दी जा चुकी है कि आप अपने इस अवैध अतिक्रमण को हटा लो। उसी क्रम में गोंडा जनपद के करनैलगंज के अंतर्गत भौरीगंज इलाके में, जहां पर कल एक बार फिर से बुलडोजर का कहर देखने के लिए, जहां रास्ते पे बनी जो अनाधिकृत रूप से दुकान और मकानों का ढहाने का काम किया गया, जिसको आप साफ विजुअल में देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में, जहां पे
जेसीबी द्वारा उस दुकान को हटाया जा रहा है। जी दिव्या। यहाँ पर आपने कहा कि नोटिस दिए गए थे और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। किसी प्रकार का विरोध यहाँ पर देखने को मिला था और कितने जगह पर चिन्हित यहाँ पर किए गए थे, मकान हो चाहे दुकान हो, जिन्हें ध्वस्त किया गया है? देखिए दिव्या, जहाँ तक विरोध की बात है, जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें दो पक्ष होती है, कार्रवाई करने वाला और एक जिसके ऊपर कार्रवाई करने वाला तो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को एश्योर करता है कि मैंने इस तरह के लोगों को पहले ही नोटिस दी है, मगर वही दूसरा पक्ष होता है जिसके मकान या दुकानों पर इस तरह ध्वस्तीकरण का कार्य होता है, उसका विरोध होता है कि हमें समय से नोटिस नहीं दी, कि हमें नहीं बताएगा। इस तरह के बातें हमेशा ही निकल कर आते हैं, मगर प्रशासन का स्पष्ट रूप से कहना है कि मैंने इन लोगों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी थी। वही जिनके यहाँ पर बुलडोजर चला उन्होंने कहा कि हमें समय से नोटिस नहीं दी गई। ये एक आपस का एक पुराना एक विवाद है जो हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। और रही कितनी दुकान और की बात की, चीजों को चिन्हित किया, 1 दर्जन से ज्यादा जगहों को चिन्हित किया जा चुका और उस संबंध में नोटिस, ऐसा प्रशासन का कहना है। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। मैनपुरी के थाना बिचवा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना अध्यक्ष अवनीश त्यागी फोर्स के साथ 7:30 बजे रात को लगभग फर्दपुर पुल पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति भोगांव की तरफ से आ रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान रोका गया तो मोटरसाइकिल सवार बिचवा की तरफ भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फकेता मोड़ के पास उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की तो बाइक पर सवार व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उस व्यक्ति के बाएं पांव पर गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध मानते हुए इन्होंने उसका पीछा किया और अपनी दूसरी मोबाइल को भी इसको पीछा करने के लिए कहा जी। और इधर फकतपुर कट पर वो अचानक गांव की तरफ मुड़ा और तभी डिसबैलेंस हो गया, उसकी बाइक गिरी थी। जब पुलिस पार्टी उसके पास जाने लगी तो उन्होंने अचानक फायर पुलिस पार्टी पे किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल हुआ और जब उसके पास पूछताछ करने के लिए गए तो उसने अपना नाम सोनू अनिल सन ऑफ रामदास बताया है। राजमोहन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, जानकारी चाहेंगे, जो मुठभेड़ हुई है कौन ये अपराधी है जिसे गिरफ्तार किया गया है? जी, जैसे कि हम आपको बता दें कि ये कल शाम को करीब 7 से 8 बजे के बीच में एक वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी के दौरान एक बाइक सवार काली पल्सर आती है तो उसको पुलिस रोकती है। रोकने पे उस पर पता चलता है कि ये बदमाश है। वो तुरंत पुलिस को देखते ही भागने लगता है। भागने से जवाबी फायरिंग करते थे। पुलिस पीछा करने के बाद वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है। फायरिंग स्टार्ट करने के बाद पता चलता है कि इस बदमाश पे करीब 17 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि संगीन धाराओं में दर्ज हैं। ये दरनाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जब इसके ऊपर फायरिंग की जाती है तो भागते हुए एक गांव की तरफ घुसता है तो पीछे जाकर पुलिस को जब पीछा करती है तो पीछे करने के दौरान बदमाश के पैर पे गोली लग जाती है। जी, अभी क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है आगे की? उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसका इलाज के दौरान उसे जेल भेजा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राजमोहन जानकारी के लिए। बहराइच में 13 अक्टूबर मेहसी हिंसा के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 2 उपद्रवियों को थाना हरदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में तोड़फोड़ और आगजनी की वीडियो सामने आई थी। पुलिस ने सुशील कुमार द्विवेदी और मन्नू नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। हरदी थाना पुलिस ने अब तक 100 से ऊपर दंगा करने वालों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मेरठ की कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग प्लांट पकड़ा है, जो कि रिहायशी इलाके में चल रहा था। यहां पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। जिस जगह पर यह प्लांट चल रहा है वो बेहद घनी आबादी का इलाका है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस जांच करने पहुंची। यहां से करीब 176 सिलेंडर पकड़े गए। घरों में सप्लाई के दौरान गैस कम कर सिलेंडर में भरकर भेजा करते थे। 2-3 गैस एजेंसियों से इनकी सेटिंग थी, उन्हीं से सिलेंडर
सिलेंडर लिए जा रहे थे। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की। इसमें जो सिलेंडर हमने मौके पर यहाँ सर्च अभियान में बरामद किए गए हैं, इसमें 42 कमर्शियल सिलेंडर ये भरे हुए मिले हैं और 27 सिलेंडर कमर्शियल खाली मिले हुए हैं और 5 किलोग्राम क्षमता के 61 सिलेंडर मिले हुए हैं। और इसके अतिरिक्त है जो डोमेस्टिक सिलेंडर भी बहुत मिले हुए हैं। 21 है जो भरे हुए डोमेस्टिक सिलेंडर मिले हैं और 25 डोमेस्टिक सिलेंडर खाली मिले हुए हैं। कि गोला कुआं के पास एक अवैध गैस का गोदाम चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा वहां पर छापेमारी की गई है, जहां से करीब 176 सिलेंडर हमें वहां से बरामद हुए हैं। जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये लोग कमर्शियल सिलेंडर्स में ये लोग फिलिंग करते थे। जो डोमेस्टिक गैस के सिलेंडर्स होते थे उससे ये लोग गैस निकालते थे और कमर्शियल सिलेंडर्स में डालते थे। यहाँ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें जो संबंधित विभाग हैं उन्हें सूचित कर दिया गया है तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।